चलो भाई, उस दिन मैं पढ़ा रहा था आपको, रदरफोर्ड मॉडल चल रहा था, है ना। और रदरफोर्ड मॉडल जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो डायग्राम में कुछ रह भी गया था, वो भी कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद में अपन चलेंगे। ये था भाई, ये डी डिस्टेंस, ये एंगल थीटा, आप जानते ही हैं, ये तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जी भैया, सबसे पहले अपन चलते हैं, सर आरबीएससी की बुक्स में मिल ही नहीं रहा है एसपी। हाँ भाई, एससी का एसपी भी सही है और आरबीएससी की बुक नहीं मिल रही है ना, तो मैंने वैसे जो है ना आरबीएससी की बुक जो है ना बाजार में तो मिलेगी नहीं, और इसका पीडीएफ जो है ना तुम्हारे ग्रुप में भेज रखा है, और अगर फिर भी तेरे पास नहीं हो तो मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में पीडीएफ जो है ना बुक का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। मेरे पास पीडीएफ है उसका, राजस्थान बोर्ड की बुक का, तो चाहे तो आप जो है ना किसी कहीं से उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, तो प्रिंट आउट निकलवा के स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना, वो चाहो तो वो करा लो, नहीं तो फिर एसपी की खरीद लेना एज यू लाइक, है ना। और अगर मान लो पीडीएफ नहीं है, भेजना है तो पीडीएफ भेज दूंगा, आप मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन चलें, उस दिन मैं बता रहा था अपने पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, तो नॉन डेविएटेड रहते हुए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। रीजन आप जानते ही हैं, वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो सीधा अनडेविएटेड निकल गए। उसके बाद में अपन चलते हैं कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, तो ये थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट हो गए। ये अपने पास कहां से पासेज थ्रू हो रहे हैं, नियर बाय न्यूक्लियस से पासेज थ्रू हो रहे हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं फ्रॉम 20,000 अल्फा पार्टिकल ओनली वन अल्फा पार्टिकल returned back on its original path. From 20,000 alpha particles, one alpha particle is returned back from its original path है, तो उसके लिए अपन चलते हैं, ये रहा अल्फा पार्टिकल। देखो भाई, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज जो है +2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम। अब अपन यहां से चलें कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से, देखो अल्फा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है भाई, ठीक है। जैसे जैसे ये नियर बाय न्यूक्लियस अपने पास आने लगता है, तो न्यूक्लियस का रिपल्सन फोर्स काम करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड this distance is called a minimum distance to approach or a closest distance to approach। देखो न्यूक्लियस में अपने पास जो स्ट्रेट लाइन में सामने आमने सामने कोलाइड हो रहा है, उस अल्फा पार्टिकल के लिए जहां से अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न बैक होता है, distance between alpha particle and nucleus, it is called minimum distance to approach or closest distance to approach। मैं एक बात पहले ही बता देता हूं, ऐसा नहीं होता है भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ इसको टच कर जाता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाता है भाई, है ना। न्यूक्लियस पहले से ही रिपेल कर देता है। अब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि अगर मान लो कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, फिर वो न्यूक्लियस को टच कर जाता है भाई अपने पास, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस को टच करेगा, न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब खा जाता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मीडियम एनर्जी के अल्फा पार्टिकल यूज में लेते हैं अपने पास, हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल यूज में नहीं लेते हैं, बिकॉज अगर अपन हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स यूज में लेंगे तो फिर क्या रहता है अपने पास हाई एनर्जी में, वो इसको टच करेंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे, कैप्चरिंग हो जाएगी, तो मीडियम एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स यूज में लेते हैं, तो इस डिस्टेंस से वो वापस लौटेगा, इट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच। एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी,
so that kinetic energy is equal to potential energy. As we know, potential energy of two charges is a k1 k q1 q2 upon r. अब टू चार्जेस हो गए, वन इज अल्फा पार्टिकल एंड सेकंड इज ए न्यूक्लियस, सो दैट चार्ज q1 is taken as alpha particle plus में 2 electron and q2 is taken as nucleus, it is plus Ze, where Z is atomic number of a atom. Clear? आगे अपन चलें. Then U is equal to K, हाँ, and R is equal to क्या लोगे? D. It is closest distance to approach. ठीक है. Then U is equal to K Ze 2E upon D, and we get kinetic energy is equal to 2kZe square upon D, and distance can be calculated by this formula, 2kZe square upon kinetic energy, so that distance is inversely proportional to kinetic energy. Kinetic energy increase होगी, then closest distance decrease हो जाएगी भाई, it is a decreases. आ गया होगा समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद में अपन चलते हैं एंगल थीटा, है ना. इट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा. डेफिनेशन, एंगल बिटवीन, हाँ, angle by which alpha particle is deviated from its original path, it is called angle of scattering. आ गया होगा समझ में. Angle by which alpha particle is deviated from its original path is called angle of scattering, theta. For most of alpha particles, angle of scattering is 0. समझ में आया कैसे? Most of alpha particles are undeviated, तो straight line traveling हो गई. तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए अपने पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. एंड फॉर दिस अल्फा पार्टिकल एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180. आ गया होगा ये भी समझ में. सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 इज ए मिनिमम. और कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? From 20,000 alpha particles, only one alpha particle is returned back. So that probability अगर आप find करें for 180 angle, then probability is equal to 1 by 20,000. आ गया होगा समझ में अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है. Probability बायो और मैथ सभी जानते हैं अपने पास, ठीक है ना. टोटल चांसेस और फेवरेबल चांसेस, तो फेवर में 1 हो गया, ये टोटल चांसेस हो गए अपने पास. उसके बाद में अपने पास एक और है इसमें बी, है ना. इट इज कोलिजन पैरामीटर. डिनोटेड बाय बी. डेफिनेशन, it is perpendicular distance from nucleus on path of a alpha particle. It is a perpendicular distance from nucleus of on path of a alpha particle. तो देखो ओरिजिनल पाथ ये हो गया, अल्फा पार्टिकल का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ए कोलिजन पैरामीटर. एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे. चलो जी भाई आगे चलें.
नाउ नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो भाई, फर्स्ट अपन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो अब यहां से मैं समझाता हूं आपको। ये न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, क्लियर। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन a charge is accelerated then electromagnetic waves are produced, ठीक है। तो इसमें भी यही अपने पास मैक्सवेल की थ्योरी एप्लीकेबल होगी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अपने पास यहां से इसके रिवॉल्व करेगा देन ईएम वेव्स बनेगी, एंड ईएम वेव में बनेगी तो एनर्जी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज so that radius of orbit also decreases and path of electron must be spiral and electron fall into nucleus। तो होगा क्या कि जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी रेडियस डिक्रीज होगी तो इसका जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा हो जाएगा, स्पाइरल होगा। देन फाइनली इट इज ए फॉल इनटू न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अगर चला गया तो आप ये समझ सकते हैं कि केवल न्यूक्लियस ही बचा। इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो गया तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम है इट इज वेनिस, वो अपने पास एटम रहा ही नहीं, ओनली न्यूक्लियस। बट अपन जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स में रहते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी जगह पर रहता है, क्लियर है। उसके बाद में अपन चलते हैं, एक और है इसमें, जब स्पाइरल पाथ होगा तो अपने पास स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज मस्ट बी कंटिन्यूअस बट एज वी नो अकॉर्डिंग टू बोर स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट एंड लीनियर। तो अपन ये सबसे पहले एक ही चीज समझे कि स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट एंड लीनियर। तो अपने पास ये नहीं हो पाया। उसके बाद में थर्ड जो है अपने पास ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ये हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। उसके बाद में एक आध और रहता है, बोर्स हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ये ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बोर्स मॉडल। देखो भाई, बोर ने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, तीन हाइपोथेसिस अपने पास दी या थ्री पोस्टुलेट्स दिए थे। अपन फर्स्ट पोस्टुलेट स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड attraction force between electron and nucleus is balanced by centripetal force। और अपन ये भी कह सकते हैं centripetal force is provided by attraction force और coulomb's force। अभी समझा भी देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। देखो ये न्यूक्लियस भाई, अब इसने ये बताया बोर ने
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन होगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज, तो कूलॉम्स फोर्स अप्लाई होगा। तो कूलॉम्स फोर्स क्या होगा, कूलॉम्स फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आप जानते ही हैं इतना। तो Q1 is nucleus, then Ze, Q2 is electron, then E, and F is equal to KZe E upon Rn का स्क्वायर। Rn इसलिए लिए one orbit थोड़े होते, there are many orbits for atom, so that it is taken as a Rn here. Rn is a radius of nth orbit, रेडियस ऑफ है nth ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो R1, सेकंड ऑर्बिट होगी तो R2। अब अपन चलें, ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू KZe स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ब्लड हो रहा है, वापस हो गया होगा, अब तो ठीक बीच में हो जाता है ब्लड, अब वापस ठीक हो गया क्या? ठीक है, अभी तो ये फोकस डिस्टर्ब होता है भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम से, तो वापस हो गया होगा, क्लियर नहीं हुआ अभी भी? बाकी बच्चों को कैसा है भाई, क्लियर है वीडियो? धर्मवीर, राहुल, वीडियो क्लियर है? मेरे पास तो क्लियर है भाई, एक बार नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी तो तू देख ले, इसी का देख। क्लियर है? हो गया सर, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो कूलॉम्स फोर्स हो गया। अब मैं बता देता हूं अपने पास, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन। तो अपन ये भी कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन को? It is provided by attraction force or Coulomb's force between nucleus and electron, so that attraction force convert into centripetal force. Then we get a centripetal force. Centripetal force F is equal to, as we know, mvn square upon Rn. Here Vn is a velocity of electron in a nth orbit, in a nth orbit। nth orbit में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी ले ली अपन ने? Vn ले लिया, ठीक है। m इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड, by equation first and second, mvn square upon Rn is equal to kze square upon Rn square. We cancel out, then we get mvn square is equal to kze square upon Rn. It is first postulate of है, और स्क्रीनशॉट ले, वो आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई,
नेक्स्ट है भाई सेकंड पोस्टुलेट। According to this postulate, electron revolves around nucleus in certain orbits. Revolves around a nucleus in certain orbits. These orbits are called stationary orbits. In stationary orbits, total energy of electron remains constant, so that there are no emission of energy in a stationary orbits. तो बोर ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन ऑर्बिट्स में ही अपने पास रिवॉल्विंग करेगा, एंड उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो एमिशन नहीं होगा भाई अपने पास। जब तक अपने पास वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होगा तब तक टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहती है। देयर आर नो एमिशन। स्टेशनरी ऑर्बिट्स आप जानते ही हैं, के एल एम एन ओ सब पढ़ चुके हो, ठीक है, आगे और बता दूंगा मैं। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। angular momentum of electron is n times of h upon 2 pi for stationary orbits. angular momentum आप जानते ही हैं L, then L is equal to nh upon 2 pi. It is n multiple of h upon 2 pi. Clear? Here n number 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, फिर के एल एम एन ओ आप सब जानते ही हैं यहाँ से। उसके बाद में अपन चलें एच, प्लांक कांस्टेंट है भाई, प्लांक से कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। वैल्यू 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। It is approximately taken as 6.6 into 10 to power -34। ये भी चल सकता है भाई अपने पास, ठीक है। आगे अपन चलें, जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1, देन L इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होगा। अब अपने पास जैसे मान लो कि L का वैल्यू आ गया h अपॉन पाई है, देन कौन सी ऑर्बिट में है n का नंबर फाइंड करना है, देन ये किस ऑर्बिट में होगा ये पता लगाना है। तो मेथड ये है भाई, सबसे पहले तो नीचे 2 पाई ले आओ, तो 2h अपॉन 2 पाई कैन लिख सकते हैं। बाय कंपेयर nh अपॉन 2 पाई वी गेट n इज इक्वल टू 2, सो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सेकेंड ऑर्बिट, इट इज L ऑर्बिट। क्लियर? ठीक है। As we know 11th में आप सब जानते हैं L is equal to mvr, then mvn rn is equal to nh upon 2 pi. It is condition of quantization of angular momentum for a orbital electron। देखो भाई, it is called a condition of quantization of angular momentum for a orbital electron। quantization का मीनिंग है अपने पास ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई, देन 2h अपॉन 2 पाई, देन 3h अपॉन 2 पाई, देन 4h अपॉन 2 पाई होगा। तो अपने पास डायरेक्ट मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5, ये ऐसे चलेगा अपने पास, ठीक है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बता दिया है, हाँ आरबीएससी में भी कम होगा भाई सिलेबस, पर अभी आई नहीं है गाइडलाइन की कितना कम होगा, 30-40% जो भी होगा उस समय बता देंगे तुमको, अभी तक बताया नहीं है।
चलो जी भाई, थर्ड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाँ कर रहे हैं भाई। आप जो है कंसल्ट करने के लिए आ सकते हैं, इन्फॉर्म कर देंगे भाई राहुल है ना, कंसल्ट करने के लिए आएंगे मतलब पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं, वो बता देंगे तुमको, स्कूल से फोन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स देन टोटल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन transit from a higher orbit to lower orbit, then energy is emitted in form of a photon। तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिट होगा, देन अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा, एंड एनर्जी एमिटेड इन फॉर्म ऑफ ए फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफरेंस ऑफ ए बोथ ए ऑर्बिट्स। जैसे सपोज दैट ये 10 जूल पर है अपर लेयर, नीचे वाली जो ऑर्बिट है वो 5 जूल पर है या 6 जूल पर है, तो ऊपर 10 पर है नीचे 6 पर है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इसमें ट्रांजिट करेगा, देन अपने पास जो एनर्जी का एमिशन होगा, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इनके डिफरेंस के इक्वल, ये 10 पर ये 6 पर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ जाएगी, 4 जूल आ जाएगी अपने पास। आ गया समझ में अपने पास। ये तो बात हो गई अपने पास ट्रांजिशन हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब अपन चलते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं भाई। कब होगा, एनर्जी देनी पड़ती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट इज ट्रांजिट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, अगर आप एनर्जी देते हैं, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो लोअर ऑर्बिट से कहां शिफ्ट हो जाएगा, वो हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। तो ये लिख दें अपन इसको, E is equal to En2 minus En1, it is a energy of photon, En2 energy of electron in N2 orbit, ये हाई ऑर्बिट हो गई, एंड En1 energy of electron in N1 orbit। आगे आप जानते ही हैं एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to क्या होता है भाई, h न्यू, देन वी गेट h न्यू is equal to En2 minus En1, here न्यू is frequency of photon। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ है ऑर्बिट ऑफ है इलेक्ट्रॉन,
Rn बाय सेकेंड पोस्टुलेट है, आप जानते हैं सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, m Vn Rn NH upon 2 pi, then Vn is equal to NH upon 2 pi m Rn हो जाएगा. By first postulate, it is equation number first. By first postulate क्या होती है फर्स्ट पोस्टुलेट, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन. बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ वी एन, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन. आ रहा है समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है. देन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन. आर एन से आर एन कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया. अपने को आर एन का वैल्यू फाइंड करना है भाई, इसमें इसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को आर एन का. तो आर एन को उधर ले जाए, इसको इधर ले आओ. Then we get Rn is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square. Clear? By placing value of k, as we know, k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. अभी बता दूंगा epsilon naught क्या होता है वो भी. Rn is equal to क्या रहेगा, n square h square अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ठीक है, आ रहा है समझ में, जेड ई स्क्वायर. देखो भाई, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर ले. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. एप्सिलॉन जो 0 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नीचे पाई एम जेड ई स्क्वायर होगा. देन अपने पास क्या रहेगा, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा रीराइट कर लें अपन, यूं लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम. अब देखो एक बार, ये सारे कांस्टेंट है भाई, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट एंड एम भी कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप जानते ही हैं 8.85 10⁻12 है. ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट अपन चलें, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, आप इनका वैल्यू रख सकते हैं. वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे. देन 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन z, वेयर ये कहां से आया, ये सारा जो भी है कांस्टेंट्स हैं उनका वैल्यू है भाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई ई स्क्वायर m. कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम और इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन 0.53 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? आगे अपन चलें इसमें, यहां से देखो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड आर एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड. ठीक है, देन एन इंक्रीजेज, Rn also increases, but Z increases, then Rn decreases. ठीक है, अब लास्ट मिनट है, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम ओवर.